अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के सहयोग से सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण की ओर विषय पर बालिका सुरक्षा पर एक दिवसीय परामर्श कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो द्वीप समूह में बालिका कल्याण की नई दिशा साबित हो रहा है। ये कार्यक्रम डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं किशोर न्याय समिति की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने दीप प्रज्वलन कर इस आयोजन का उद्घाटन किया। उनके साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय, अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव श्री सुधीर कुमार, समाज कल्याण सचिव श्री L कुमार, समाज कल्याण निदेशक श्री रविंदर कुमार, उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर सिद्धराजू एवं शिक्षा निदेशक श्री विक्रम सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्वागत संबोधन में समाज कल्याण निदेशक श्री रविंदर कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। कानूनी ढांचे के साथ साथ सामुदायिक जागरूकता ही सशक्त समाज का आधार है। उनके प्रेरक शब्दों ने उपस्थित छात्राओं में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों के माध्यम से बालिका सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर नीतू सिंधु ने बालिका सशक्तिकरण में समाज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभाग की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। हमारे पास जो बच्चे आए हैं आज, उनको बताना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम की क्यों ज़रूरत होती है समाज में। हमारे लिए ज़रूरत है ताकि हम आप लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। आप लोग आने वाले समय में वो सोसाइटी का फेस हैं और इसीलिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड जो होता है वो क्या होता है, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गर्ल की एम्पावरमेंट के लिए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए चाइल्ड मैरिज और एब्यूज़ क्या होता है, कैसे इनकरेज किया जा सकता है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और सेफ सोसाइटी लेने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत होती है। मैम, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ हाइलाइट्स हैं। हम देखेंगे तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले अंडमान में सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो 876 पर 1000 मेल, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 968 पर 1000 बॉयज़ हैं। और ओवरऑल लिटरेसी है 90.27 इन मेल एंड 82.42% इन फीमेल। जैसे कि मैम ने कहा कि हाँ, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और ड्रॉप आउट में ज़्यादातर पॉपुलेशन हम देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड की होती है। इस वजह से भी ये जो डेटा है वो इफेक्ट होता है। अगर देखा जाए तो मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट में हम देखेंगे फीमेल ज़्यादा ड्रॉप आउट है बॉयज़ के कंपैरिजन में। सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट में देखेंगे तो हम मेल चाइल्ड ज़्यादा ड्रॉप आउट है। अब इसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज होते हैं उनमें ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो लोग घर के काम में हेल्प करते हैं या फिर पैसा कमाने के लिए उनको किसी न किसी जगह इंगेज कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये जो डेटा है वो इम्पैक्ट होता है। बट आप नेक्स्ट डेटा जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हाँ, लड़कियों ज़्यादातर ड्रॉप आउट हैं, बट आप देखेंगे कि मेल 93.13% 10th पास कर रहे हैं, बट गर्ल की जो पास रेशियो है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है। ये हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, रैलीज, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स अलग अलग जगहों पे हम कंडक्ट कराते हैं। हमारा मोटिव इसमें यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको चेंज कर सकें, उनका एटीट्यूड चेंज हो जेंडर इक्वालिटी की तरफ। वो सिर्फ बात ना करें बल्कि ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट हो। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन, जैसे कि मैम ने बताया
कि भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है पैदा होने से पहले। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी की नहीं है, ये सदियों पुरानी है, जो हमेशा से चली आ रही हैं। और ये धीरे धीरे ये बदलेगा जब हमारा माइंडसेट होगा। और मुझे लगता है कि जब आज हम सब इतने अवेयर हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह के इश्यूज हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे। और फिर हम आगे शायद सुने कि हाँ, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो वो हमारी एक अचीवमेंट होगी आगे फ्यूचर में। और दूसरा है टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स, टू इंश्योर गर्ल्स एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन, टू इम्प्रूव वेलफेयर सर्विसेज फॉर गर्ल्स। ये सारी एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मिशन वात्सल्य ऐसे बच्चों के लिए है जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जो अबैंडन्ड है या जिनकी कोई फैमिली नहीं है। मिशन वात्सल्य के अंडर बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप हो गई, फॉस्टर केयर हो गया, एडॉप्शन या आफ्टर केयर। ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, मेडिकल चेकअप होता है, उनके लिए अच्छी सर्विसेज, एजुकेशन सब प्रोवाइड की जाती हैं। और स्पॉन्सरशिप से यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स या रिलेटिव उनको अपने पास नहीं रखना चाहते, तो वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, बट उनको उनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। बच्चा अडल्ट हो गया उसके बाद भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स उनको 23 इयर्स तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चों को और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, और जो बच्चे अबैंडन्ड है या जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, वो भी समाज में खड़े हो सकें और अपना फ्यूचर बना सकें, वो भी समाज में एक ऐसी आइडेंटिटी ले पा सकें ताकि वो समाज के लिए कुछ सुधार कर सकें। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि वो और डिपार्टमेंट भी इसके बारे में बात करेंगे, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी हमारे सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जो आपके साथ अब्यूज़ होता है, तो सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है या कुछ होता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें दूसरे इंसान जो आपके साथ अब्यूज़ कर रहा है उसकी मानसिकता की गलती है। उस यूज़ हुआ होता है तो वो चुप रहते हैं, आपको चुप नहीं रहना है, आपको एटलीस्ट अपने किसी अडल्ट के साथ ये शेयर करना है। और अडल्ट कोई ऐसा हो जो जिनके आप ऊपर आप भरोसा कर सकें। और उसके बाद अगर कोई सिचुएशन कभी ऐसी आती है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जब आपको किसी ने पकड़ लिया या कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको चिल्लाना है। जब आप चिल्लाएंगे तो सामने वाले इंसान के ऊपर वैसे ही वो डर आ जाएगा और हो सकता है कि आप उस माहौल से निकल के किसी सेफ स्पेस पे जा सकें। नेक्स्ट प्लीज। ये चाइल्ड हेल्पलाइन हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में फंक्शनल है और ये जनवरी से अक्टूबर तक का डेटा है। इसमें कॉल्स 466 कॉल्स रिसीव हुए हैं चाइल्ड हेल्पलाइन में और 39 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 37 केसेस रिजॉल्व हो गए हैं और अभी 2 पेंडिंग है। इसमें हम देखें अगर तो ज़्यादातर केसेस जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इशू के ऊपर है और ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्यों बच्चे पेरेंट्स के ऊपर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे अब्यूज़ हो रहा है। कभी कभार क्या होता है कि पहले की जो समाज थे उसमें मारना पीटना बहुत कॉमन होता था, मम्मी पापा अगर 2-3 थप्पड़ मार भी देते थे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। बट आजकल जैसे अवेयरनेस हो रही है तो ये एक देखा जाए तो ये एक गलत चीज़ भी है कि मम्मी ने अगर पापा ने अगर एक थप्पड़ मार भी दिया तो हम उसको अब्यूज़ कंसिडर करते हैं। वो अब्यूज़ नहीं है, अगर आज देखा जाए बाय लॉ तो शायद वो अब्यूज़ होगा, एक थप्पड़ मार देना बट एक थप्पड़ अगर मम्मी पापा से खा भी लिया तो आप लोगों ने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। कंप्लेंट होनी चाहिए अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ करता है, आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, कोई बाहर वाला इंसान इनअप्रोप्रिएट तरीके से आपको टच करता है, जिसे मैम ने कहा बैड टच, गुड टच, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो फिर वो अब्यूज़ है। तब आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्या पता आपको कब इन नंबर्स की ज़रूरत पड़ सके। टेलीमेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी, अगर किसी भी बच्चे को कोई मेंटल इशू है या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या आप कभी डिप्रेशन में हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनसे उन्हें बता सकते हैं। हम ये एश्योर नहीं कर रहे कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट हाँ ज़रूर हेल्प करेगा।
नेक्स्ट मैम, ये हमारे यहाँ पे सीसीआई की एक सक्सेस स्टोरी है। प्रणब कन्या संघ है सीसीआई, जहाँ पे एक 17 इयर्स ओल्ड बच्चा है जिनका अभी एडमिशन हुआ है एनएम्स में। और ये हमारे लिए एक देखने वाली बात है कि सीसीआई में रह के जहाँ पे बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है और उनको प्रॉपर केयर मिल रही है, वहाँ से हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है हमारा ये कि वहाँ से एक एनएम्स में बच्चे का एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे यही हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सारे जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, ट्राइबल कम्युनिटी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एल्डरली, सारे जो सेक्शंस हैं हमारे, हम उनको साथ में लेके चलें और सबके वेलफेयर का काम करें। जब सभी सोसाइटी का वेलफेयर होगा तभी सोसाइटी एम्पावर्ड होगी। नेक्स्ट मैम, हम लोग जैसे कि बताया अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो इनके दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडाल पे अवेयरनेस के लिए इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे। ये एरियल बे, दिगलीपुर, मायाबंदर, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए ये बैनर्स और पोस्टर्स लगाए थे। नेक्स्ट, स्कूल्स में भी अवेयरनेस हम लोग हमेशा कराते रहते हैं और सीसीआई में भी। नेक्स्ट, पीसीपीए एनडीटी एक्ट के ऊपर भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स कराए हैं। ये आंगनवाड़ी में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, हर जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी रीच दिखा सकें। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के ऊपर हम लोग हर जगह प्रोग्राम कराते हैं। ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, दिलानीपुर, हैडो, पोर्टमोट स्कूल्स। अवेयरनेस ऑन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट, हेल्थ कैंप्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं मैम, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए या फिर जनरल पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट, एक्सपोजर विजिट्स। अंडमान निकोबार पुलिस महिला सेल की इंस्पेक्टर ज्योति चटवाल ने पोक्सो एक्ट एवं मानव तस्करी पर जागरूकता फैलाई। इट ऑल स्टार्टेड विद, जैसे ही पॉक्सो एक्ट आया था तो मेरे पास एक केस आ गया। उस समय कुछ बच्ची ऐसी थी कि उसके स्टेपफादर उसको अब्यूज करते थे एंड फॉर द 2 years शी हैड बीन सफरिंग। जब मैंने मतलब वो जब हम गए उसके पास, उससे बातचीत की, तो शी सेड मेरे फादर मैडम आके मुझे पैसे पीछे से होल्ड कर लेते हैं, जब मैं लेटी हुई होती हूँ, सोई हुई होती हूँ, मेरे ऊपर आके लेट जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा 2 साल से आप परेशान रहे, बोला क्यों नहीं? आंटी मुझे ये थोड़ा ही पता है कि ये सब भी क्राइम है, मुझे तो यही पता है वो रेप जैसी चीजें हैं वही क्राइम होती हैं। तो उस पॉइंट पे मुझे ये लगा मैं कहीं ना कहीं फेल हो गई। ये मेरी ड्यूटी थी कि बच्चों को ये भी बताना कि बेटा सिर्फ रेप ही क्राइम नहीं है, उसके साथ बहुत सी एसोसिएटेड चीजें हैं जो कि क्राइम के पर्व्यू में आती हैं। हर वो चीज जो आपको परेशान करे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो सब क्राइम है। एक्ट में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, लेकिन हर वो चीज जिससे आप परेशान हो रहे हैं वो क्राइम की पर्व्यू में आता है एंड आपको इसको रिपोर्ट करना है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं काम करने के लिए, पुलिस काम कर रही है, सोशल वेलफेयर काम कर रहा है, कोर्ट है आपके लिए। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको कहीं ना जिसको भी आपको लगता है, सो मेनी एनजीओज ऑन द फील्ड, जहां आपको लगता है कि मेरी बात सुनी जाएगी, आप वहां अप्रोच कर सकते हैं। पहले तो ऐसे था कि पुलिस स्टेशन में जाते हुए बहुत डरते थे लोग कि नहीं आज तक हम थाना चौकी चढ़ा नहीं। ये फीलिंग थी हमारे पेरेंट्स की। बच्चे को सुलाते वक्त भी मम्मी बोलती थी सो जाओ बेटा नहीं तो पुलिस आ जाएगी। आज भी आपको ये लगता है? आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। आज भी आपको ये लगता है? नहीं लगता, क्योंकि हम सब सर्विस सेक्टर बन के आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना। आपको करना क्या है? पुलिस स्टेशन में आने के लिए आप चले जाइए वहां। तो मतलब इतने लॉज हैं कि यू विल फील कि आप घर पे हो। मुझे ऐसे लगता है जहां हम थाने में एंटर करते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली रूम है, वुमेन हेल्प डेस्क है, चाइल्ड हेल्प डेस्क है, इतनी सुंदर तस्वीरें लगाई हैं जो आपके घर पे नहीं होंगी। कुछ तो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, फायदा उठाओ ना उसका, ठीक है। यू कैन विजिट। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होता है आप तभी विजिट करो, आप नॉर्मली भी विजिट करो। अपने एरिया का पुलिस स्टेशन है, देखो, आप देखो इसमें क्या है। आपको तो कोई वहां से भगाएगा नहीं, क्योंकि पुलिस बहुत सारी सर्विसेज आपको देती है। सिर्फ क्राइम होता है तभी नहीं जाते हो। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन, घर में कुछ चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, रिपोर्ट करना है, सो मेनी थिंग्स।
आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है तो बंदे फोन करके पूछते हैं मैडम वो कब आएगी, बिजली कब आएगी, या रोड में कोई गड्ढा होता है तो उसकी रिपोर्ट भी मतलब स्किट हो रहे हैं गाड़ियां तो भी हमारे पास कॉल्स आती हैं। हम क्या करते हैं, फील्ड पे जाके थोड़ी सी मिट्टी लेकर रोड में डाल देते हैं ताकि गड्ढा भर जाए या तेल जो बिखरा हुआ है वो ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। लेकिन हम तो पुलिस है ना, हम तो सारा काम करते हैं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आई एम वेरी प्राउड टू बी इन पुलिस। एंड जो जितनी ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, इतने जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, हम सब चाह रहे हैं आपको मैडम द्रौपदी मुर्मू बनाएं, हम सब चाह रहे हैं आपको मैडम संपा बनर्जी बनाएं, हम सब चाह रहे हैं इतने स्टेक होल्डर्स की जो लेडीज हैं ये जब चलती हैं तो क्या सुंदर लगती हैं। सॉरी मैं जेंट्स को कुछ नहीं बोल रही, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ये जब चलती हैं तो क्या फीलिंग आती है या नहीं, टक 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 टक, पीछे दो पुलिस वाले या जो भी है स्टाफ साथ में यस मैडम करके चलते हैं। सुंदरता है ना उसमें, सुंदरता आपके वो शेप में नहीं है, सुंदरता आपकी लिपस्टिक लगाई हुई में नहीं है, सुंदरता आपकी वो हील्स वाले सैंडल में नहीं है, सुंदरता आपकी पोस्ट में है, आपकी नॉलेज में है, जो आप शेयर करते हो, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है मैं सुंदर नहीं हूँ, आई डू एग्री, मैं मोटी हूँ और मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ अपने काम से, और मैं चाहती हूँ आप सब वही बने। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, अंडमान मैडम वी आर ब्लेस्ड इनफ कि वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अंडमान आइलैंड्स। मेलिन की तरह नहीं है, यहाँ हर वो आदमी जो लेबर है वो अपने बच्चों को अपने लिमिट से ज्यादा पढ़ाता है, लिमिट से ज्यादा। यू एग्री और नॉट? हम लोग मेरी मदर इज अ कांस्टेबल, शी वाज अ कांस्टेबल एंड बहुत अच्छी तरह पढ़ाया उन्होंने हमको। शायद हम लोगों का खर्चा निकालने के बाद उनके पास 1000 रुपीज बचते होंगे, बट नहीं, मेरी बच्ची को भी पढ़ना है, जैसे मेरे बेटों को पढ़ना है मेरी बेटियों को भी पढ़ना है, और वही फीलिंग आपके पेरेंट्स में भी है। तो हम बनेंगे ना मैडम द्रौपदी मुर्मू, बनेंगे? हम बनेंगे ना मैडम संपा बनर्जी? हम बिल्कुल, ये हल्की सी आवाज क्यों, हम बनेंगे ना? हम बिल्कुल बनेंगे। उसके लिए थोड़ा सा काम हमको करना है। मैंने बोला मैं एक्ट में नहीं जाऊंगी, वो सब आपको पता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो पुलिस की तरफ से मुझे मिला मैं वो शेयर करूंगी, और थोड़ा सा पुलिस का काम है ना पूछते रहना, तो वो थोड़ा सा करूंगी। आप लोग फोटो खींचते हो अपनी? ट्रेंड है भाई, जब मैंने थोड़ी लिपस्टिक लगाई तो खींच ही लेती हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है, सुखी, आई डू एग्री। खींचो, उसको पोस्ट मत करो, अपने फोन में रखो, नो इश्यूज, फ्रेंड को दिखाओ, ठीक है, लेकिन डोंट शेयर इट विद योर ओन बेस्ट फ्रेंड आल्सो। यू नेवर नो कि वो कहां से स्लिप होके चला जाएगा। इट इज ऑल क्लिक ऑफ द बटन, ऐसे ही होता है ना। डोंट शेयर। आप देखो ना, मैं तो कह रही हूँ, जब हम थोड़ी सी टाइट पेट या शॉर्ट्स पहनते हैं अच्छे लगते हैं हम, खींचो, लेकिन उसको शेयर करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। देखो और डिलीट कर दो, मम्मी भी कभी देखेगी तो हमें मारेगी ना। खींचो और डिलीट कर दो, ओके। इन नो सर्कमस्टेंसेस शेयर इट विद एनीवन, ठीक है। एंड दूसरा, आजकल बहुत चलन है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं बेकार लड़की हूँ, है ना बेटा। ये बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा अभी जो एडोलेसेंट पीरियड चलता है ना, वो बॉडी में चेंजेस की वजह से होता है। हाँ, अट्रैक्शन होता है, इस स्टेज में जो है अट्रैक्शन होता है, तो ऐसा कुछ कुछ करने की इच्छा भी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत करो, तुम्हारी मम्मी ने रोका तो तुम बोल देना आंटी ने बताया था एडोलेसेंट पीरियड में ये सब होता है, तो सब जायज है, आंटी को मत ब्लेम करवा देना, ठीक है। तुमको करना ही है, जब ये चेंजेस हो रहे हैं, इट इज बट नेचुरल कि यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। कोई बात नहीं, हम दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा दोस्त तो सबसे स्पेशल होगा ना, जो हमें अच्छी बातें बताएगा, गलत करने से रोकेगा, है ना। सिर्फ यही नहीं कि अपनी फोटो मुझे शेयर करो बोलेगा, है ना, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो बोलेगा, क्या वो हमारा अच्छा फ्रेंड होगा? वो नहीं होगा। जो हमें बदनाम कराए वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता, है ना। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन में कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, जब हम फेसबुक पे अपनी फोटो लगाते हैं, हम सुंदर वाली एकदम क्रॉप करके लगाते हैं, जो सामने वाला है वो भी तो ऐसा करेगा। तो कॉम्प्लेक्शन देख के ऐसे बॉडी, पता नहीं, आज भी मैं देख रही थी, ब्रेड के तरह ऐसे लग रहा था वो लड़के की फोटो जो मैंने देखी, मतलब ये जो पोर्शन है, क्या तुम लोग एप्स बोलते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो लगी हुई थी। तो
वो भी तो वही लगाएगा, क्या अपनी लगाई किसी और की लगाई क्या पता। एक अच्छा सा हमारा रियल टाइम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है, केस स्टडी है एक्चुअली। एक लड़की थी, वो बोली मुझे तो जाना ही है यहाँ से। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, कहाँ जाना है, बिल्ली ग्राउंड शायद कोई एरिया था। तो पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन की, मैं CAW सेल में हूँ तो काउंसलिंग के लिए भी लोग विजिट करते हैं। तो पेरेंट्स आए लड़की को लेके कि हमारी बेटी बहुत जिद करे, इसको जाना ही है। कहाँ जाना है? बिल्ली ग्राउंड में कोई लड़का है, कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, इसको वहां जाना है, इसको हम नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने बात करनी शुरू की। अब डायरेक्टली हम तो नहीं मार सकते ना पेरेंट्स की तरह, तो ठीक है ओके बात करते हैं। कौन है लड़का, क्या करता है? मैडम वो ना वहाँ होटल ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर है। तो आप देखो फोटो उसकी इतनी सुंदर मैडम, मैं मतलब ऑटोमेटिकली मैं उसके प्यार में पड़ गई और मुझे जाना ही है। शायद उससे बातचीत भी कर रही होगी, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा बिल्ली ग्राउंड कितना दूर है, SHO भी तो हमारा ही दोस्त होगा। हमने कहा जरा पता लगा लो ये कौन है। तो उसने पता लगाया, वो जो ठेला गाड़ी होती है ना जिसपे वो पराठे बेलते हैं, तो वो निकला। अच्छा भाई फोटो भी भेज दो उसकी। हाँ होटल ओनर है भाई, हाँ ठेला तो है, होटल ओनर तो है वो, ठीक है। अब फोटो देखी तो सॉरी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कमेंट नहीं मैं करती नॉर्मली, बट कोयला भी शर्मा जाए। तो हमने लड़की को दिखाया, वो फोटो भी मंगवाई हमने, उसको पराठे बेलते हुए फोटो भी उसको दिखाई। हमने कहा ये तुम्हारा प्यारा बेटा, इसके लिए जाना है। शी सॉ इट। मैं जानती नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, ठीक है। मुद्दा ये था बताने का कि जो तुम देख रहे हो फोन में वो सच है, ये मत मान लेना। जब तुम क्रॉप करके फोटो लगाते हो दूसरा भी कराएगा। आप सेफ रहो, कोशिश करो कि खुद से गलती ना करो। आपसे अगर गलती हो जाती है, देखो आप माइनर हो, मुझे सबको समझ आ रही है, गलती हो जाती है। जो मैंने ये भी बोला कि एडोलेसेंट की आपकी स्टेज है, इसमें हो जाता है। दैट्स व्हाई कानून ने बोला कि 18 उम्र से नीचे जो है वो माइनर है, उसकी अपनी समझ नहीं है, परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ समझ तो हमने है, हम पुलिस वाले, सोशल वेलफेयर वाले, कोर्ट वाले इतना बोल बोल के थक रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, नो हैंकी पैंकी बिजनेस। हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जब हमें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, मैंने बोला ना जब हम बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे, तब अगर हम बोलेंगे कि मच्छी वाले से शादी करनी है, हमारे पेरेंट्स तो भी एग्री कर जाएंगे, करेंगे ना। तो हमें करना ये है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। आज थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। 2-3 साल नो हैंकी पैंकी बिजनेस। कहीं यहाँ दिखते हुए घूमते हुए मुझे दिख मत जाना, क्योंकि बेटा कोई पार्क में, कोई गड्ढे में, कोई बीच में, बेटा जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। हर पुलिस वाले को पता होता है तुम कहाँ हो, ठीक है। तो बेटा सबके सामने बोल रही है, धोएंगे अच्छी तरह वहीं पे, बाद में पेरेंट्स को हैंडओवर करेंगे। तो इतना ही बोलना है कि हंसी मजाक में ही क्या हम बोल रहे हैं उसे थोड़ा सा समझ लो। और बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं आपकी मदद के लिए, कहीं भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है, एंड ऑल ऑफ अस आर रेडी टू होल्ड। जबकि शिक्षिका श्वेता किशन ने बालिका सुरक्षा पर विभाग की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दिया। As a woman and educator, I stand here with both pride and purpose. Pride because every girl we bring, we nurture, comes with a confidence and a fearless. The purpose, as an educator in our education system, we make sure the girls in our schools get a safe, inclusive and empowered environment. So I'm here, I'll be sharing the initiatives and the achievements of Education Department in the safety and security of the girl child. We have 323 government schools in our islands, where we have the 19,622 girls, which we empower on a daily basis. We have a lot of initiatives, we have a lot of programs where we deal with our girls' issues and their problems along with our teachers present in our schools. The initiatives and the programs we empower and we hold, the first one will focus on the self-defense and the empowerment. Self-defense and empowerment, where the student of class 6 to 12, they get trained in martial arts. Basic kicks, the punches, how to do a blocks,
how to do a counter, how to hold and release the counter attacks, to deal with the upcoming situations. Next, please. That picture depicts itself the power and the confidence a girl holds. This is a picture, the activity held at the time of sports activities of government Bhatubasti school. The other programs in which we are practicing and we are focusing are the adolescent health and the well-being. This is a very important program we are doing in our schools all over across the Andaman Nicobar Islands. We are providing the sanitary pads to each and every girl in all the schools. We are focusing on their health. We are focusing on their nutritious value as well. The major initiatives from our side is the distribution of iron tablets and the deworming tablets to the girl child along with the boy child as well. All the schools are having a separate girls' toilet where we'll take care of the hygiene and the cleanliness, nutrition, diet in a balanced level. There are some major initiatives which we took in the schools of Andaman Nicobar Islands. The first one is a Jagruti Shibir, in which we aware our girls in the concept of cyber safety, the health, well-being, and other major disciplines or other major issues which they are going to face in their further futures. The next is our Kishori Clubs. Kishori Clubs is a long-term initiative running in all schools where the girls are trained to be a good leader with all the facts and all the prospects they have in their life. The most important, as the ma'am was saying, the children, they feel difficult, like उन्हें problem होता है अपने parents से बात करने के लिए if they face any issue. So on that note, there's a माँ बेटी मेला held in all the school yearly twice. इसमें हम जो बच्चे हैं, जो especially जो girl child हैं, उनकी mothers को invite करते हैं. उनके बीच में उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करते हैं, जहाँ पे गेम्स होता है, नर्चरिंग एक्टिविटीज होता है, where the daughter and the mother, they come together, they come close. Like if in future they face any issues or anything, they can easily talk to their mother and they can build that bond. कि if in future अगर उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी इशू का सामना करना पड़ता है, they can easily talk to their mother at least. That's the माँ बेटी मेला, to strengthen the bond between the mother and the daughter. The last one is the care and comfort rooms. Care and comfort rooms in the schools, we have providing a girls a privacy, a safer place. If a girl is going with a menstrual cycle, she can come, she can rest, she can have their privacy, she can like feel free, like a home in their school also. Next, we are working in the field of career guidance and the future readiness. The career guidance is given to the class 9 to 12, all the students, the girls as well as the boys. There are vocational subjects as well in the school where the students, they get trained in the vocational subject, and it's the tourism or the beauty and wellness, the IT section. Many vocational courses are there where we train our children to become a future ready for in the terms of their employment. Along with that, there is a career guidance program held. We'll call the experts from different sections to give a guidance to our students in the field of different employments. The counseling session also held with regarding the different job opportunities. It's present in our islands as well as in the places outside our islands. Next. The awareness and sensitization efforts. As we always talk about the gender abuse, gender sensitization, we have the box, there's a POCSO Act complaint box, a grievances box placed installed in every school. There we have a designated committee members, those who open that complaint box regularly to make sure they should ensure the timely redressal of all the issues. अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम या अपना इश्यूज उस कंप्लेंट बॉक्स पे डाल सकता है, और उसके लिए हमारे पास डेजिग्नेटेड कमिटी है जो रेगुलरली इसको चेक करते हैं, और उस पर अगर किसी भी तरह का इश्यूज या प्रोग्राम या किसी भी तरह का बच्चा किसी भी चीज से जुलझ रहा है, उससे हम उसको सॉल्व करते हैं. In this also we have I have left one section in the health ways.
Health checkups are regular in our schools. Doctors, midwives, nurses are called regularly to check each and every child. If in case we find कि किसी बच्चे को किसी भी तरह का इश्यूज है फिजिकली या हेल्थ वाइज, तो हम उसे फर्दर मेडिकल चेकअप्स के लिए रेफर करते हैं विद द गाइडेंस एंड कंसल्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स. अदर देन दैट, जैसे हमारे 1 to 5 के बच्चे, बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो 6 to 12 के बच्चों को फोकस करता है. बट along with that, the classes, the children, those who are in 1 to 5th, we focus on the good and bad touch. The teachers specially make sure कि जो बच्चे हैं 1 to 5th में, गर्ल चाइल्ड या 1 to 12 में भी, बट बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन 1 to 5th बिकॉज दे आर द लर्निंग पीरियड. उनको इस सब का नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है. तो उनके लिए बैड टच और गुड टच का जो सेशंस है वो क्लासेस में रेगुलर होता है. देयर इज अ वन शॉर्ट मूवी ऑफ 10 minutes, कोमल, that we make sure, the teachers, the institution will make sure कि हम उस मूवी को बच्चों को कंटिन्यूअस और रेगुलर बेसिस में दिखाएं. That I'll just give a glimpse of that movie. In that Komal movie, that's a girl child, school-going child, where she got abused by their family member, one of the family member, and she was like unable to inform their parents regarding that. So that teacher itself identifies that that girl is going through something. Then she took the initiative, informed their parents. Then they took the help of the child line number 1098, and then a counselor came and there was a counseling of that girl child, where that girl build up confidence in her. So we as a teachers, we are like very vigilant in our classroom that if a girl child or a boy child, if he or she is going through any emotional imbalance, as we are teacher, we learn with a psychological fact. We are trained in the psychology. While doing the teacher training, we are trained in the psychology. So when a child in the classroom is he or she is going, or he or she is facing any kind of psychological issue, emotional imbalance, it's our prime duty that we focus, we find out, and we talk to that child. That's our prime focus as being an educator. The impact, the initiatives what we have run and we have taken, the impact what we find in our education system is that there was a 0 major child safety incidents reported in the recent years. There was an increase in the attendance of the girl child, especially. The girls, they feel safe, they feel protected, they feel homely in their schools as what we have created in these many years. They have enhanced the confidence, they have enhanced the safety, they feel safe in the school environment, what we are trying to provide them. We always put a focus on the girls should not choose between the learning and to feel safe. They should be confident that if we are reaching to the school or if we are going to the school, we are safe. If anything happened to us, we have a right to speak. We have that confidence, we have that power to speak with our teachers. We have other sources where we can express our grievances. Basically, we as a teachers, हम ऐसे बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उन्हें ऐसे हम ट्रेन करते हैं कि they are free to ask to us anything. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, they are facing anything, they can come to us anytime, they can talk to us anytime. If they are not willing to talk to us, we have a designated committee members in the schools where they can talk, they can have the interactions with them. And we'll make sure that alone, we should not take the issue forward, we'll involve the parents as well. Parents को भी हम involve करते हैं. That's the reason why in the recent years, parents gain trust over the government schools in Andaman Nicobar Islands. स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक डॉक्टर नीना एलेक्स ने दुलारी योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इन योजनाओं के लाभों को विस्तार से बताया. For the girl child, for encouraging the birth of the girl child, for the education and the delay in the marriage. Here, if a girl is born to the parents who are the residents of our island, who have a permanent residency of our island, the girl is eligible for 8,000 rupees at birth. अगर एक लड़की पैदा होती है जिनके माँ बाप ये आइलैंड के परमानेंट रेसिडेंट है, तो वो बच्चे को 8,000 रुपये मिलता है, और अगर वो घर पे डिलीवरी होती है तो उन्हें 5,000 रुपये दिया जाता है. Then we have 5,000 rupees is paid to the girl अगर वो 8th क्लास पास हो जाती है, और 10th क्लास पास होने पर उन्हें 10,000 मिलता है, और 12th स्टैंडर्ड पास होने से 10,000,
21 ईयर्स तक अगर उनकी शादी नहीं होती है देन इट इज 5000 रुपीज इज गिवन, एंड 25 ईयर्स में भी अगर शादी नहीं हो रही है तो 10,000 रुपए दिया जाता है. सो दिस इज अ स्कीम विच इज फॉर द गर्ल चाइल्ड, टू प्रमोट द गर्ल चाइल्ड, एंड दिस इनिशिएटिव इज ओनली इन आवर आइलैंड्स. ये आपको भारत में और कोई स्टेट में नहीं मिलेगा. ये जितने भी पैसे हैं बच्चों को कैश होके या नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर एक कैश दे देंगे एक बच्चा पैदा होगी तो वो कभी बच्चे के लिए यूज नहीं होगा. तो इसके चलते ये जो पैसा है दिस इज केप्ट एज अ फिक्स डिपॉजिट. तो फिक्स डिपॉजिट होके जब वो मैच्योर होगी, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स ही वो बॉन्ड जो है वो रिलीज होगा. so that this money is there for the child, not for the welfare of the family. ये बच्चे के लिए है ये पैसा. और ये जो है स्कीम जो है आप जो है इट इज गिवन, बच्चे लोग भी आप लोग भी लिख सकते हैं, eservices.andaman.gov.in. यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है. जो भी फॉर्मेलिटीज पूछे जाएंगे वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा. और आपने अगर आपने ये स्कीम को अवेल नहीं किया है देन प्लीज डू अवेल. पैसा आपको दिया जा रहा है और आप उसका बेनिफिट जरूर उठाइए. नेक्स्ट इज द PCPNDT, as already my speakers have also mentioned you. PCPNDT जो है एक एक्ट है जिसके थ्रू जो है गर्भ के दौरान प्रेग्नेंट मदर जब अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाती है या USG के लिए जाती है तो ये पता करना कि बच्चा लड़का है या लड़की है वो गलत है. तो ये एक्ट जो है उसे प्रोहिबिट करता है. ये बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है जो देखा गया है यहाँ पे भी और बाहर में भी. हमारे स्टेट्स, हमारे अंडमान में तो कम है कंपैरेटिव टू द बाहर वाले स्टेट्स में. ये पता करने के लिए कि बच्चा लड़का है या लड़की है, अगर ये पता हो जाता है कि बच्चा अगर लड़की है तो उसे हत्या कर दी जाती है, उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है. ऐसे भी केसेस मैंने यहाँ पे देखे हैं जिनके जैसे कि 3 लड़की बच्चे हो गए. सो मैम दे ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, and as we have an act which is very much forceful here, they go to the mainland for determining that if it is a boy or a girl, because they know that whatever maybe it is a boy or a girl, they cannot get it aborted here. So they go to the mainland to find it out, and if they find out it is a girl, they do the abortion there. But in our islands we have this act, it is very much forcefully it is applied. So no institute is allowed to say what is the sex of the child. So you can see that at-birth sex ratio of Andaman Nicobar Islands is 996 comparative to the sex ratio of all over India. It is 917. So I must say that our islands is doing very good. यहाँ पे जो है लड़कियाँ जो है बहुत ही आगे है comparative to boys. जितने हैं हमारी लड़कियाँ भी उतनी ही है, तो हम लोग बहुत ही सक्षम है. Then we have the integrated service delivery. जैसे अभी मेरे पहले स्पीकर्स ने भी कहा, we are working as a family. That is our health department with the Department of Social Welfare and Education. We are always there as a family for all the whatever the programs is being implemented for the girls or other than the girls. And just because of this integrated service, we are able to achieve to so many things. Now we are having various programs which emphasizes the children on to know what is good touch and bad touch. So I think I should not go in detail for it because already ma'am has explained it such a nicely what is good touch and bad touch, and now literally the children they know about it and they come forward and speak about it also. In the schools also the teachers must be knowing it, how the children are approaching the teachers and telling them if somebody is approaching the child in a bad manner. Then we have regular IEC activities on the prevention of child marriage, menstrual hygiene and iodine deficiency disorder. Ma'am, I would like to comment here also, in our islands, the teenage pregnancy is also less. Definitely we do have it, but comparative to other states, we have very few teenage pregnancies. Then iodine deficiency disorder is also something which has to be commented here. क्योंकि अगर एक बच्चा अगर उसके अंदर आयोडीन डिफिशिएंसी है
तो वही आगे जाके माँ बनती है, और वो जब माँ बनेगी तो हो सकता है वो फर्टिलिटी इनफर्टाइल हो, या अगर वो एक बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जो है हैंडीकैप हो। तो इसलिए आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा विश्वास है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, है ना बच्चों? क्योंकि अभी भी ये जो है ये चल रहा है प्रोग्राम, एंड दे आर लिटरली अवेयर ऑफ ऑल दिस। वी आर हैविंग मोबाइल हेल्थ टीम्स अंडर द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन अवर आइलैंड्स हु आर स्क्रीनिंग द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स as well as in the Anganwadi centers. As rightly said by my previous speaker, the mobile health teams are going to the schools, they are screening, they are if they are finding out any sort of diseases, they are referring to the higher authorities. So that is also one of the early intervention schemes by the health. And moreover that, when the teams are going to the school, they are also coming into some sort of issues like very recently a child, when the awareness sessions were being done for the children, the victim, she didn't disclose anything, but her counterpart friends, they came forward and told that this girl is facing this sort of problems at her home. She is being abused. So when this thing was being known, the team intimated the district child protection officer, and the child was rescued and she was being placed into a CCI, child care institution. So the team is not only screening the health aspect, but as well as the mental aspect, and giving so many awareness programs through which the children are coming forward and they are discussing their problems with the mobile health team. Then we have the village health and sanitation and nutrition day. ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे बच्चे हो गए, एएनएम हो गई, आशा वर्कर हो गई, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जो ग्राम पंचायत के लोग हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, ये लोग सारे आते हैं और बैठ के अपने प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कशन होता है। तो इसके अंदर भी जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया, या सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इनके बारे में जो है जानकारी जो है बच्चों को भी दी जाती है, बल्कि बड़ों को भी दी जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो उनको भी नहीं पता है कि ऐसे सारे एक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, या ऐसे सब कुछ होने से हमें किसको बताना है। तो ये सारी जानकारी जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाती है, एंड इट इज वेरी सक्सेसफुली इट इज डन। देन वी हैव द एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लब मीटिंग्स। ये क्लब मीटिंग्स जो है ये आंगनबाड़ी में चलाया जाता है, जिसमें बच्चे और एएनएम दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स देयर। वो लोग जो है आपस में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला के लेके आते हैं, सो दैट socially whatever the problems or issues which has been present, it's been discussed and resolved. Next we have the adolescent friendly health clinics. इसको हम लोग युवा क्लिनिक बोलते हैं। ये हमारे यहाँ के सारे PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट है। ये युवा क्लिनिक के अंदर काफ़ी सारी जो है फैसिलिटीज दी जाती है, स्पेशली टू द एडोलसेंट्स। अगर एडोलसेंट्स को कोई भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, दे कैन कम टू दिस क्लिनिक। अब क्लिनिक हैज काउंसलर्स, सो दे काउंसलर्स जो है ये अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर कोई भी एडोलसेंट फेस कर रहे हैं तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द काउंसलर्स, और वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशंस मिलता है। एंड आवर काउंसलर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द चिल्ड्रन। इसके अलावा जो है वहाँ पे युवा क्लिनिक्स जो है, देयर आर मेनी अदर फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन अवेलेबल इन द क्लिनिक, लाइक कोई भी अगर स्पेशली फॉर द गर्ल्स, लाइक दे आर रिलेक्टेंट टू गो एंड मीट अ डॉक्टर डायरेक्टली, तो वो युवा क्लिनिक में आना है, वहाँ पे एएनएम्स रहते हैं, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताते भी हैं बच्चे हमारे यहाँ के, एंड दैट चाइल्ड इज बीन फर्दर कैरिड आउट फॉर द ट्रीटमेंट टू द डॉक्टर। अब this is with much privilege I would like to say that our girls are availing the services in Yuva clinics, like 12,380 children have availed the services. This is the last year data comparative to the boys, which is 9,921. So our girls are literally aware of the things, they are coming forward, they are taking out the services whatever is being provided to them. Then we have the Adolescent Health Day, which is being organized every 3 months, every quarterly it is being done. It is being done at the community level, also in the schools.
and we have a very good participation from the community as well as from the schools. The teachers are taking a lot of effort, and they are also calling our department, and it is a vice versa thing where all the departments are coming together for the benefit of the children. Next is Anemia Mukt Bharat. We all know that our entire India, anemia is a very big issue, and we are literally, the government is working over it and we are also working over it. So here we are giving the iron syrup to the children, that is from 6 months to 5 years. ये जो सिरप है बच्चों को आंगनवाड़ी में भी दिया जाता है और स्कूल्स में भी दिया जाता है. इसको हफ्ते में 2 बार देते हैं. और जो IFA पिंक टैबलेट है ये दिया जाता है बच्चों को, दैट इज फ्रॉम क्लास 1 to 5. जो आपके 5 साल से जो 9 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों को ब्लू टैबलेट्स दिया जाता है, पिंक टैबलेट दिया जाता है. और ब्लू टैबलेट दिया जाता है बड़े बच्चों को, दैट इज एडोलसेंस फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स. एंड यहाँ पे भी मुझे बोलना है कि हमारा एक NFHS सर्वे होता है जिसमें देखा गया है कि अभी जो बच्चों में जो अनीमिया है वो पहले से थोड़ा कम हो गया है. और रिसेंटली वी हैड अ विजिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑल्सो to find out how the things are being going on here. So the children are definitely, they are taking the tablets. And one major issue what we have in our islands is, ma'am, that the vegetables are very costly here. So the children, they are not happy consuming the vegetables, and they are into the non-vegetarian part. So we are creating awareness among the children also that they should consume vegetables which is locally available. There are so many things which are locally available, but still then they are not so happy of consuming vegetables, rather than they prefer to go for the non-vegetarian part. So the out of school children, जो बच्चे हमारे यहाँ ड्रॉप आउट है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को भी ये टैबलेट जो है दिया जाता है आंगनबाड़ी सेंटर्स में. और हमारे यहाँ ड्रॉप आउट जो है बहुत ही कम है, मेजॉरिटी ऑल आर गोइंग टू द स्कूल्स. जो ड्रॉप आउट्स भी है दे आर द माइग्रेटिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बाहर से आते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू गेट एनरोल्ड इनटू द स्कूल्स. Then we have the menstrual hygiene program, which we do it in collaboration with the education department. Education department में जो है हर एक क्लास में, मतलब जितने भी एडोलसेंट्स है सारे बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके अलावा जो है हम लोग जो है अवेयरनेस बच्चों में दिलाते हैं, ये बताने के लिए कि आपको पीरियड्स के वक्त क्या क्या मार्केट में अवेलेबल सोर्सेस है अदर दैन द नैपकिन्स. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड अभी बच्चों को इसकी जानकारी भी है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है और उसके कैसे डिस्पोज करना है. सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस इज बीइंग गिवन सो दैट आवर गर्ल चाइल्ड कैन लीड अ लाइफ विथ मच डिग्निटी. Then mental health. Mental health is one of the major issue what we are facing in our islands. It's very with very sadness and so bad to say about it that we are in the top level of suicides. So we are trying very hard for it. How we can overcome it? Now we have Telemanas where there is 24/7 helpline number is there. बच्चों आप लोग भी ये नंबर को नोट कर लीजिए. ये नंबर जो है एकदम टोल फ्री है. आपको जब भी कभी भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, आपको एग्जाम्स है, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, या आपको घर पे किसी से पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया, जैसे मैडम ने पहले बोला अभी तो जी बहुत सारे अलग अलग जीस है, तो वो जीस में आपको कभी भी कोई भी इशू है, अगर आपको साइबर बुलिंग है या कैसे भी, देयर आर सो मेनी थिंग्स नाउ एन एडोलसेंट इज गोइंग थ्रू. अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, डू कॉल 14416 और 1800891416. ये नंबर में आप कभी भी कॉल करिए, 24/7 ये ओपन है. अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे बताइए. एंड डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर द अदर ग्रुप्स. एंड वी आर रिसीविंग कॉल्स, सो मेनी कॉल्स आर बीन ऑल्सो रिप्लाइड. अगर ये बच्चों को आगे की जरूरत है, मेडिकल मतलब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, तो वहाँ पे भी रेफर किया जा रहा है. It is a positive response, but in spite of all this also, we are still facing the problem of suicide. So we are trying to overcome it through much furthermore awareness sessions and much activities for the children as well as the community people. Next slide, please.
नाउ वी हैव द HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है हमारे जो सर्वाइकल कैंसर और जेनिटल वॉर्ड्स के लिए है। ये वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अभी तक शेड्यूल में नहीं डाला है। ये स्पेशली दिया जाता है लड़कियों को, ताकि उनको जो सर्वाइकल कैंसर और वॉर्ड्स है ना हो। अब बहुत ही जल्दी जो है ये हमारे शेड्यूल में आ जाएगा। अभी आप जो है बाहर से इसको परचेज करके लगा सकते हैं, बट बहुत ही जल्दी आपको शेड्यूल में मुफ्त में भी मिल जाएगा। बट आप ये जानकारी रखिए कि ये वैक्सीन जो है HPV वैक्सीन, इट इज़ वेरी गुड। ये आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक्चुअली 9 to 14 ईयर्स को टारगेट करके है, लेकिन 20 up to 26 ईयर्स एंड इवन अप टू 45 ईयर्स तक के लोग जो है इसको ले सकते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेड्यूल में लाएगी तो इट विल बी फॉर 9 to 14 ईयर्स। अगर 14 ईयर्स के पार हो गया है तो भी आप जो है उसे बाहर से लेके लगवा सकते हैं। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये हमारा एक रिसेंटली हुआ वाला एक प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। ये पूरा 2 हफ्ते तक चला, दैट इज फ्रॉम September 17 to October 2। व्हाई आई वांट टू मेंशन दिस स्लाइड हियर इज दैट कि हमारे जो बच्चे थे, दिस प्रोग्राम वाज मेंट फॉर द फीमेल्स ओनली, बट द आउटपुट बहुत देखिए बच्चों की तरफ से और जो फीमेल्स की तरफ से जो हमने जो दिया गया था, दे वर एक्टिवली द पार्टिसिपेशन वाज वेरी हाई। तो देखिए बच्चे जो है, दिस 1723 इज ओनली द गर्ल्स व्हिच आई एम टेलिंग, दे हैव बीन स्क्रीन फॉर वेरियस डिसीजेस। अगर हम लोग इसको फीमेल्स को लेके जाएंगे तो इट वाज वेरी हाई। तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, दे आर अवेयर ऑफ थिंग्स, दे यूटिलाइज the resources what is being given to them। तो हम लोग जितने भी अवेयरनेस सेशंस रखते हैं उससे वो भरपूर फायदा उठाते हैं। तो with this I would like to conclude, and it's really very good for me to giving I would like to thank all the whoever has organized, the committee members, for giving me such an opportunity, for having our schemes which can be shown to all of the public and all the stakeholders। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सम्राट रॉय ने बालिका सशक्तिकरण न्याय तक पहुंच विषय पर छात्राओं को सलाह दी और उन्हें प्रेरित किया। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये है क्या, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है क्या? देखिए 1987 में एक एक्ट पार्लियामेंट में इंप्लीमेंट किया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम लोगों को, यानी विचार जो व्यवस्था है उनको डोर स्टेप तक जाना है। पहले होता था कि आप लोग हमारे पास आते थे, लेकिन अब महात्मा गांधी का ये ड्रीम था कि हम लोग आपके पास जाएं। ये इसके चलते आर्टिकल 39 और जो सब धाराएं हैं उनपे ये बोला गया है कि ऐसा कोई व्यवस्था करना चाहिए जिसमें हम लोगों में, हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग के और जो अर्थनीति में थोड़ा कमजोर है या कोई वल्नरेबल ग्रुप है, मैं बोल रहा हूँ बाद में उनका क्या क्या है, तो उनको हमको लीगल एड फ्री देना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कोई अगर कोई बीमार होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको फ्री में ट्रीटमेंट दवाइयाँ मिलती हैं, तो क्योंकि ये हमारा बेसिक नीड है, मौलिक अधिकार है। वैसे ही जैसे शरीर में हम लोगों का रोग होने से हमको डॉक्टर दिखाना पड़ता है, जब परिवार में या समाज में हम लोगों का कोई रोग होता है जिसको हम लीगल प्रॉब्लम कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं, उसके लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं, जैसे डॉक्टर दिखाते हैं वैसे लॉयर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे फ्री में ट्रीटमेंट हम लोग को दिया जाता है वैसे पहले नहीं था। लॉयर के पास जाएंगे, वो फीस लेगा, मामला जो कोर्ट में डालना है उसके लिए खर्चा देना पड़ता था। तो ये एक्ट के तहत, ये एक्ट का 2 पहलू है। मैं ये पहला पहलू है ये फ्री लीगल सर्विस किसको देना है, इसमें कैटेगरी दिया हुआ है कि महिलाओं को दिया हुआ है, महिला जो है उनको दिया जाएगा, जो
मेल पर्सन है उनका अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड के तहत उनका अगर वार्षिक जो आय है वो 3 लाख रुपया से कम है, उनको दिया जाएगा। या SC ST तबके के जो है उनको दिया जाएगा। हैंडीकैप जो है जो उनको दिया जाएगा। या ये सुनामी हुआ था या बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, इसमें जो प्राकृतिक जो आपदा है उनमें जिसका क्षति हो गया है उनको दिया जाएगा। अगर और 10 केस आ गया तो ये और एड ऑन हो जाएगा। इसको थोड़ा चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्री लिटिगेशन केस करते हैं। माने जो मामला सिर्फ बातचीत में हल हो सकता है, 80% ऑफ केसेस जो आते हैं वो ईगो प्रॉब्लम से आते हैं। अगर उसको हम लोग तोड़ पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा जो मामला है जो बातचीत के दरमियान खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस में हम लोग 2 पार्टी को बुलाते हैं मामला दाखिल करने के पहले। अगर वो लोग आएंगे तो हम लोग बातचीत करवा के सुलह कर सकते हैं या मीडिएशन में डाल सकते हैं। कोई मामला चल रहा है उसमें अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा जो लीगल एस्पेक्ट नहीं है तो हम लोग उसको मीडिएशन में डाल देते हैं। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू जो है जो आज हम करने आए हैं, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सबसे बड़ी बात है। गीता में एक तो भगवान ने एक श्लोक बोला है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ये हमारा जो जुडिशियल एकेडमी है, वेस्ट बंगाल जुडिशियल एकेडमी, उसका थीम भी है। सबसे पवित्र अगर कुछ है तो है वो ज्ञान। ज्ञान हमको क्या करता है, पवित्र करता है। पवित्र माने एम्पावर करता है। असली एम्पावरमेंट है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? इस संदर्भ में आइन का ज्ञान, लॉ का ज्ञान। हमको सबको जानना है। क्यों जानना है? मैं एक उदाहरण देता हूं। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर मानिए आपके घर में रात में कोई बड़े बुजुर्ग का लेफ्ट साइड चेस्ट का पेन आ गया, आप क्या समझेंगे? बोलिए बोलिए। हार्ट अटैक हो सकता है। ये चेस्ट के अंदर हार्ट है, इसके ये किसने बोला आपको? कौन बोला? इसके लिए आपको डॉक्टरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसमें रूडिमेंट्स ऑफ प्राइमरी जो एनाटॉमी है पढ़ाया जाता है। आपको मालूम है कि हार्ट, ये सीने के अंदर हार्ट है और अगर यहाँ दर्द होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप घर में क्या बोलेंगे? जाइए डॉक्टर के पास ले चलते हैं, हार्ट का बीमारी हो सकता है। इसको कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है? कि हम जो है समाज में चलने फिरने के लायक हो जाए। हमको गणित का ज्ञान दिया जाता है श्रीनिवास रामानुजन बनने के लिए नहीं, उसके लिए हमको हायर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बैंक में जाते हैं, कहीं पर दुकान में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो ये काम चलाओ जो ज्ञान है इसके लिए हमको मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। वैसे ही बायोलॉजी का ज्ञान जानना जरूरी है हमारे शरीर को जानने के लिए। वैसे ही ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक खामी है कि हमको जो रोजमर्रा के जीवन का जो लॉ हमको लगेगा उसका ज्ञान हमको नहीं। ये सबसे बड़ी एक क्या बोलते हैं गैप है। जैसे मान लीजिए रोजमर्रा के लॉ कैसे हम मानेंगे कि हाँ लॉ भी रोजमर्रा के जिंदगी में लगाया जाता है, हमको उसका प्रयोजन है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये लाइट जल रही है, ये लाइट जो जल रही है सबको मुआयना करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी लॉ। अगर किसी आदमी ने गलत तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने लगा अनकंट्रोल्ड वे में, तो ये लॉ हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है कि घर घर में बिजली हमको पहुंचाना है, ये ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जिसके तहत अगर कोई चोरी करता है तो उसको पीनल सजा मिलेगी। ये बिल्डिंग जो हम बैठे हैं 2 तल्ला में है, इसका एक सैंक्शन प्लान है। इसके सैंक्शन प्लान के लिए एक अथॉरिटी है जिसको जब ये बना था ये प्लान उसको दिया गया था कि ये ठीक ठाक बना है कि नहीं तो क्या होगा, उल्टा सीधा बनेगा, हम लोग बैठे हैं धड़ से ये गिर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो ये भी एक लॉ है। हम लोग रास्ते में जाएंगे, ट्रैफिक लॉ है। तो ये जिंदगी में हर पहलू में लॉ एकदम इंटरमिंगल्ड है हम कहते हैं। तो इसीलिए हमको कुछ जो हमारे जो डेली लाइफ का लॉ है उसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे
मैडम ने, माय लॉर्ड ने बताया था कि मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 3-4 महीने पहले मेरे एक रिलेटिव को मैंने फोन लगाया था, वो अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने में मेरा एक ग्रैंड डॉटर आने वाला है, उनका लड़के का एक लड़की होने वाला है। हमने बोला आपको कैसे पता चला? वो तो भी प्रेग्नेंट है आपका लड़के का बीवी। बोले क्यों? हम लोग गए वहां पर, बोल दिया। दिस इज द डिफरेंस। ये वहां संभव है, यहां संभव नहीं है। यहाँ जो यूजीसी सेंटर होता है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर होता है, वहां पर लिखा होता है कि ये कानूनी अपराध है। दिस इज दी पावर ऑफ एजुकेशन, रियल एजुकेशन। हम पूछते तो हैं, दुर्गा जी को पूछते हैं, काली जी को पूछते हैं, जगन्नाथ जी को पूछते हैं, अन्नपूर्णा को पूछते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये डाइकोटोमी है हम लोगों का। तो इसीलिए ये वहां संभव है, यहां क्यों संभव नहीं है? एक गर्ल जो अभी तक सूरज का किरण नहीं देखा है, उसको हम मार देते हैं उस माँ के पेट में। सोचिए, अगर भगवान को सिर्फ लड़का ही करना चाहिए था तो लड़की पैदा क्यों किया? भगवान ही का सृष्टि है, तो सब लड़का हो जाएगा तो सृष्टि चलेगा? नहीं चलेगा। बेसिक एजुकेशन जो है तो हमको जानना चाहिए, स्पेशली गर्ल के लिए। जो ये एक्ट है हमारा, जो फीटिसाइड वाला एक्ट है, फिर जन्म के बाद से वो जब तक बड़ी नहीं होती है, मेजर नहीं होती है, तब तक पॉक्सो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज के बाद 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस वाला एक्ट, ये सब का थोड़ा ज्ञान हमारे जो गर्ल चाइल्ड है उनको देना जरूरी है। और जरूरी है प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कोर्ट में कि अक्सर जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनका पैटर्नल प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा है जितना उनका भाई का है। शादी हो गया, चला गया, उसका शौहर अच्छा खासा कमाता है, भाई ने बोल दिया तुम्हारा तो हम लोग शादी कर दिया, तुम तो अच्छा खासा है, अब तुमको यहाँ इसमें कोई शेयर नहीं है। नहीं, लॉ ऐसा नहीं करता है, कहता है, लॉ कहता है आपको उतना ही अधिकार है अपने पिताजी का प्रॉपर्टी में जितना आपका भाई लोगों का है। तो ये मुझे लगता है ये 80% हमारे जो औरत हैं उनको मालूम नहीं है। तो वैसे ही तो हमको करना क्या चाहिए? हमारे डीएलएसए के तहत हम लोग छोटा पैम्फलेट, बुकलेट, हम लोग लिटरेचर करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ऑन प्रोसेस है। लेकिन हम लोग आपको बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ये दे रहा है, कोर्ट ये दे रहा है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। सबके पास मोबाइल है तो सबके पास मोबाइल है। मोबाइल तो आप फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, उसमें छोटा ट्यूटोरियल है प्राइमरी लीगल एजुकेशन के ऊपर। कभी स्कूल में जब दोस्त लोग बैठते हैं, टिफिन खाते हैं कि गप मारते हैं, तब खोल के देखिए, हफ्ते में एक बार एक टॉपिक, मैरिज लॉ या वो प्रॉपर्टी लॉ या पॉक्सो, इसके ऊपर देखिए, डिस्कस कीजिए। क्योंकि एक स्टूडेंट यानी एक परिवार। आप जो ज्ञान आप लेंगे वो आप पर्कुलेट करेंगे आपके पेरेंट्स को, अपने चाचा को, अपने जेठ को, या ये आपको जो रिलेटिव है सबको आप वो देंगे। आपके घर में कोई अन्याय होगा तब बोलेंगे नहीं चाचा जी ये ठीक नहीं है, हमने देखा ये लॉ ऐसा है, आप ये कर नहीं सकते हो। तो आप हैं क्या जरिया हम लोगों का। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेना पड़ेगा। और एक काम करना पड़ेगा, जो हम लोग जब जाते हैं लीगल अवेयरनेस कैंप में, हम सब स्कूल में जाते हैं या पंचायत में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास हैंडबैग होता है ना, हैंडबैग तो होता है, आप लोग बस में जा रहे हैं, कोई अब्यूज हो गया, कोई घटना हो गया, क्या करेंगे? तो हैंडबैग में एक पर्ची रखना पड़ेगा, एक पर्ची हर समय अपने हैंडबैग में या अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा? उसमें कुछ नंबर होगा। क्या क्या नंबर होगा? पहले ये दिखा गया था, तो मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं।
ये नंबर जो है जैसे हम लोग का नालसा का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का एक नंबर है, वो है 15100। ये सब टोल फ्री नंबर है, इसमें पैसा नहीं लगता है। चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098। सपोज बस में जा रहे हैं, कोई बच्चा, उसको कोई बुरी तरीके से छू दिया या गलत काम कर दिया, तो आपके पास मोबाइल होगा या कोई पास में बैठा है कोई चाचा व चाची है, उसके पास मोबाइल तो होगा ही है, आप झट से लेके नंबर में फोन कर दीजिए। या पुलिस का नंबर है हेल्पलाइन 112। साइबर क्राइम का नंबर है, कोई मोबाइल में आपका गलत तरीके का फोटो डाल दिया, आपके ऊपर फेसबुक पे कोई अनाप शनाप कोई कंटेंट डाल दिया, तो उसका नंबर 1930। और टेलीमानस इसका नंबर 14416। इसको छोड़ के हम लोगों का जो जुवेनाइल जस्टिस हेल्पलाइन नंबर है कलकत्ता हाई कोर्ट का, वो भी आप नोट कर सकते हैं। वो है 03322, वो थोड़ा दिखाइए, हाँ, 22628070। ये जो नंबर है पर्ची में आप लोग लिख के रखिए अपने पास। ये सुरक्षा कवच है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ हो गया तो फटाक से निकाल के फोन से एक कॉल। ये भी हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कोई चाइल्ड मैरिज हो रहा है, आपको खबर आ गया, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएं। नाम बोलने का जरूरत नहीं है आपका, कोई आपको ये नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है, आप खाली बोलिए हम अमुक मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर ऐसा हो रहा है, आप लोग थोड़ा देखिए। हम लोग जाएंगे, वहां पर जो शादी रहा है पंडित जी, वो नाई जो है, जो डेकोरेटर है, जो हलवाई है, जो उसका ससुर होने वाला है, सास है, सबको गाड़ी में उठा के लेके आएंगे हमारे पास। तो मैंने आपको, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट था कि आपको बताना कि ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्ट के तहत हम लोग का दो तरीके का काम होता है। एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना और एक हम लोगों को फ्री लीगल एड मुहैया करना। अगर आप लोग हम लोगों के पास नहीं आएंगे तो हम लोगों को भी आपके पास जाने में दिक्कत होगा। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अभी वही है कि जुडिशियल इवेंजलिज्म में हम लोग उतर आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो काम है सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, पुलिस अथॉरिटी, सब मिलके एक मिशनरी की तरह हम लोग घर घर जाएं, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये हम करते भी हैं। हम स्कूल में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, ये बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की मेघना पाल ने बालिका संरक्षण में जिला स्तरीय पहलों पर चर्चा की। मिशन वात्सल्य is a government of India initiative under the Ministry of Women and Child Development that aims to ensure the care, protection and welfare of our children. At the district level, the objectives of Mission Vatsalya is implemented through DCPU that functions under the chairmanship of district magistrate, ensuring service delivery, care and protection of children in the district so that every child, single child grows up in a safe and nurturing environment. This is the structure of DCPU. District Magistrate is a chairman, and under the overall supervision of District Magistrate, DCPU functions. Then District Child Protection Officer, he is leading the team protection officer. All of us in the unit, we work together with one single motto, like no child is left behind. Next. Okay. DCPU function, and I would just like to say that the function of DCPU. DCPU functions as reaching out to the children in difficult situation with the support of the stakeholders such as the PRI members, frontline workers and other service providers, ensuring that every child is heard and their views are respected. That is our prime thing. Whenever the child comes to us, we listen to them very carefully and then we advise them accordingly. Then provides counseling session for children and their families.
We do extend support to children and families based on their need and assessment. Like we reach the families. When the child comes to us and child is hesitant to share with us, we reach the families also, we talk to them and we counsel the families too. Then facilitates adoption for all eligible children in need of permanent family. Whether the child belongs to a CCI, the same CCI also, we facilitate adoption so that the child gets a family. Then provides institutional care and support to children in need of care, in need of shelter and protection. Any child who is in distress, who comes to us, and we feel that the child is in need of care and protection, we provide them with a temporary shelter. And then the assessment is done completely, and then we see to it that for the long term, the child may be placed in the CCIs. Then ensure access to legal aid and other entitlements for children. That is, we have legal cum probation officers to look into the legal aspects of all the children who comes to us and help them into legal procedures. Then promotes awareness among children, stakeholders, and the community on child rights and protection issues. So we do all this kind of awareness in communities to tell them about the child rights. Of course, in schools also we do, in collaboration with the Department of Education, and we provide them, we sensitize the children about their rights and about the POCSO Act and all the laws which is pertaining to the children. Then we have under this we have institutional care police through coordinated efforts of DCPU and concerned state authorities. And recently I have taken one child to one of at West Bengal. I will not mention the district name and all that. So to West Bengal, and the child is now reunited with the family. Then under non-institutional care, here we have adoption, aftercare program, sponsorship, and foster care. Non-institutional care aims to provide family-based care and support, ensuring every child grow up in a nurturing and protective environment. So it is very important that if the child is adopted, they get a good family. So we always promote adoption. In the CSI also, when we find the child is orphan and there is no visitation and the child has no one to take care of, so we tell them to go for, we promote the adoption over there. We have now so far under adoption, at this we have done 3 adoption completed. This is for the girl child again. 3 adoption already completed of orphan, abandoned and surrendered children. Step-by adoption 3, relative adoption 6. Then aftercare program, this also is going to be start very short soon in this thing. It supports children above the age of 18 years, generally from 19 to 21 years, and may extend up to 23 years for continuing education and vocational training. Then we have sponsorship program also. Financial support is provided for the education, health and development of identified children, staying with the parent and guardian. Then foster care. Placement of a child by the committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of family other than child's biological family that has been selected, qualified and approved and supervised for providing such care. So these are the 3 programs which is going to be, yet to be started, yet to be implemented, will be very soon be implemented, and children will be access to this. Then this slide, it highlights the comprehensive support that DCPU provides to children, whether they are living in CCI or outside the CCI. Now, support to children at CCI. We provide immediate support and relief, providing shelter, food and clothing to children the moment the child comes to CCI. Then comes counseling and psychological support, emotional counseling, mental health support services, referral to professional counseling if needed. Then we have medical support, coordination with the medical department for medical examination and treatment and ensure proper follow-up. Then legal aid support, that is support person is assigned for every cases, POCSO cases, and this support person is throughout the investigation part and the trial part. Lastly, education and rehabilitation. It is prioritized in our CCIs, ensuring continuation of schooling. As I said, if the child is in the middle session, the child comes. Suppose child is in 10th standard, registration is done somewhere, some other school. That time the child is not made to sit idle, and she has to join some vocational training. We make them join vocational training.
Then we have support to children who are not in CCI, for children outside the CCIs. Counseling and psychological support, mental health support for child and family, preventive and supportive counseling is provided. Family-based care, support to keep child safely within the family environment. We actually tend to counsel the parents there, over there. And this is a regular follow-up for the children who are staying outside the CCIs. And this is done by our social workers. Community-based rehabilitation, linking children and families with community resources to ensure social and financial stability. Then monitoring and follow-up is done. Regular visit to child and family. Case monitoring until the child is completely rehabilitated. Then mainstreaming into formal education, enrolling out-of-school children into regular school. This is our regular practice. Children who are in the CCI and children who are outside the CCIs. Intervention to cases. How do we intervene to the cases? First is case identification and registration. Whenever a child comes to us, if it is a case of POCSO, and if we talk to the child, we get to know that it's a case of POCSO, the case is immediately registered. We help the child in registering the case. And the child details are again recorded, everything. And then the situation is assessed. Then emergency rescue and immediate support is provided. Then this child is produced before Child Welfare Committee or JGB for appropriate orders and further care decisions. Family assessment and home visit and social investigation is done to understand the background cause of vulnerability and the possibility of family-based care. So based on that, based on the social investigation of the home, the child is either placed in the CCI or with the family. Then counseling and psychological support to child to overcome trauma and emotional distress. This is one of the major things which we do when the child comes to our CCI, or when the child comes to us also, a counseling is provided. Then medical examination and treatment to address any physical health concern. Shelter and placement support based on the CWC's direction. Then education and rehabilitation, which is ensured by enrolling the child in school or vocational training. Legal aid and protection provides so that their rights are safeguarded. Then monitoring and case follow-up. This is to track child's progress until full rehabilitation and reintegration are achieved. So complete follow-up is being done by the DCPO. Then we have convergence with stakeholders. As we all know that child protection cannot be achieved by a single department. It requires strong coordination and convergence among multiple stakeholders, playing different roles and important roles. We work close with Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, Directors of Social Welfare, Police Department, Education Department, Health Department, Panchayati Raj institutions, Department of Rural Development, non-government organizations, and social activists. So these are the stakeholders whom we work with for the welfare of our children. As I conclude, I would like to leave you with this thought. Every child deserves to feel safe, loved and valued. And this simple line captures the essence of everything we do at District Child Protection Unit, ensuring children are protected, respected and given opportunity to thrive. So this is all about our District Child Protection Unit. And I have a small request. All the children are sitting over here. If you have anything you come across, any child in distress, you can always contact District Child Protection Unit, room number 19. And District Child Protection Unit is not only in South Andaman, it is functional at North and Middle also, and Nicobar district also. So anybody from that North and Middle and Nicobar can also approach the District Child Protection Officer of their particular jurisdiction. And for South Andaman, they can come to DC office, room number 19, to us. माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय ने संवादात्मक सत्र का संचालन किया, जिसमें अपने अनुभवों के आधार पर उपस्थिति को संबोधित किया। Since 2013 onwards, I've been engaged with the District Legal Services Authority by virtue of being the district judge at Uttar Dinajpur at that relevant point of time.
So it was the first time when I got encountered with the DLSA and what really the legal services meant. The magnanimity, the extent to which legal services can be extended is unfathomable. Since I had got the opportunity to work with the girl child, not only the girl child, but child irrespective of gender. For me, a child is a child. It's a mound of earth, the shape that you give it to that mound of earth, it takes that shape eventually. So now I was just reading your topic, towards a safer and enabling environment. Now what exactly is an environment? How would you define an environment? It is an all-encompassing societal ambience in which a child needs to burgeon, to germinate, and thereafter blossom into a flower. That is how it can be projected. So how a burgeoning seed can eventually get transformed into a flower. For this, there's a distinction in JJ Act, right? CCL and CNCP. For me, basically, I don't find any distinction because a CCL is primarily a child who is in need of care and protection. Therefore, this particular distinction, as far as my understanding goes, is redundant. For example, they do not need your sympathy, right? They need your empathy. Now, ma'am must be having a child at home, right? Sir also has a child at home. Both are neighbors. Both the childs fight. One bashes up the other, hurts the eye. What do you do instantly? The parents from both the families come together, sit, and try to resolve the issue. We have the prosecutors here, the police people here, and also the learned magistrates. Similar case, when it comes up before them, either for investigation or for adjudication, you become so stringent, as if that particular child is a hardcore criminal. While it comes to your own situation, you behave differently. But when the similar situation is there in front of you to be dealt in your professional methodology, what do? You feel that that child instantly garners the shape of a criminal, which is absolutely wrong. Now, the entire essence of Juvenile Justice Act and the Juvenile Justice System is mentioned in Section 3, right? It not only gives you the objectives, but the R's that are present over there: restoration, rehabilitation, repatriation, correct? So, have you ever envisaged, have you ever pondered, have you ever contemplated the ultimate objective of the Juvenile Justice Act as to where we should be heading towards? Now, you talk about the programs as well as whatever has been spoken out. I'm sorry I missed 1 hour, but it was so informative, it was so educative, and such a robust, exhaustive program has been being practiced here. It's highly commendable, it's innovative. But one particular thing struck me when Madam said about Ma Beti Mela, right? So
So why do you want to have a Ma Beti Mela? Who is the Ma and who is the Beti? Right? The Beti is a part of the Ma. Ma has born the Beti for 9 months. So you do not need the intervention of somebody else, an outsider, a third party, to even instill in them what is the relationship between a Ma and a Beti. But now, with ages, with differentiation, with change in thought process, Ma kinds of coming from a different planet, that you need the Ma to understand the Beti, right? So it is absolutely ridiculous that you need an intervention from somebody else to even make them understand that what should be the bond between a Ma and a Beti. But yet, this is all what is happening. I remember when we were in school, right? Our sisters, though I have a school, a part of my school here also. Last time when I had come here, I visited that Skamal. So when you were talking about the government school, I was just, reminiscing my school. I had visited that. So it so happened, I'll just direct you an incident. In our school, our sisters used to conduct back checking. All of a sudden, very sudden back checking. We were on the adolescent years, and at that point of time, we used to go through many English books like Nancy Drew's, Hardy Boys, Famous Fives, all Enid Blyton classics, and then Agatha Christie, and on and off those Mills and Boons. Not me, for sure. But our sisters, they felt that if you go through those Mills and Boons, books, then you tend to fall in love with people. So, since we were a hardcore convent girls' schools, right? So boys were not even allowed to enter our premises. We had these, what do you call it? What is it? Now since I'm out of school, I tend to forget. Those yearly sports that are said? Yes. So for that we used to go to either the grounds of St. Lawrence or Don Bosco, or for that matter, St. Xavier's. That too on a Thursday, when those schools would be closed, so that we don't get in contact with boys. This was our way of being brought up. So then there was a sudden back checking, and one of my friends belonging to a different section, she was quite tall enough, a non-Bengali girl. Presently she's staying in USA. What she did was she passed on her book to me, because we stayed in the same locality. I mean, our residence was very closer to each other, in proximity. So it was a brown paper book. So the other friend passed it down to me. I kept it in my bag. And eventually I was caught with 10 other girls. Now if I give you the identity of those 10, you will feel that how to place them, where to place them, right? Each and every one accomplished, established in their own caliber, name to be reckoned with. So we were caught, and every one of us had these simple books. The one which was passed to me was a Hardy Boys, right? Famous Fives, one or two Agatha Christie books, Nancy Drew books, but none of us had the Mills and Boons. I mean, something which our sisters were always worried about, that if they read these Mills and Boons books, gone to the winds. Next day, our sister's name, the principal's name was Sister Josephina. So we used to abbreviate her name and say Josie. And Josie means TC. If you're caught, you are out of the school. Josie means TC. So she called us and she said,
tomorrow at 9 o'clock, just get your parents, take a TC, vacate my school. So you can understand the trauma. We were in class 8, 7 or 8. So I was like perplexed because it wasn't my book. And my friends in my section, they were all aware it wasn't my book. So after an hour, we went to our classrooms. The geography teacher had a special liking for me. Her name, madam, we used to call Miss. Nowadays, all of you call ma'am. We used to call Miss. Sudakshina Miss, as we called her. She looked at me and I was in tears. She was very angry. She never thought that I will be caught. So as teachers, you have your favorites, right? You don't need to express, but you do have your favorites. You can't deny that. So she felt very bad. She looked at me very tersely and then she said, "Don't shed your valuable tears," in a very sarcastic manner. So I had another friend, she could control herself because she knew that it wasn't my book. She stood up. She said, "Miss, it's not her book, it's Nidhi Gautam's book." Nidhi passed it on to her. She said, "Okay, fine." And then she left. Fair enough. My brother used to study in St. Mary's. At the end of the school, I used to go to his school, pick him up, and get back home. I went back home. I narrated the entire incident to my mother. What would be the instant reaction? Mothers would be extremely worried, shout at you, reprimand you. Why have you done this? Why have you done that? She was like, okay, let's face it. I don't know what was going through her, but instantly she consoled me. She calmed me down. She said, "You must be having your homework tomorrow. Get back to your homework." But if somebody tells you, the principal of a school, that tomorrow come and take your TC, you can very well wonder that what would one experience. Both of us, needless to say, had sleepless nights, and my mother didn't even disclose this to my father. Next day, we went to school. Sister was there. So I had another friend's parents there. Both of them were working. Presently, she's a doctor practicing in Australia. Their parents went into a verbal combat with sister. What's the wrong in reading outside books? It will increase her vocabulary. This is the reason that you have come to school. We had to go to office. We are getting late. All these things. But sister said that you should keep a watch on what your child is doing. It's very important. So I was standing there, and then sister looked around towards my mother. Now my mother said, "I have absolutely no problem as to what you have done. She comes here at 9:15 in the morning, she gets back home at 3:30. So the major part of the day, she's there with you. So if anything wrong happens to her, if I find hers going astray, I would come and charge you as to why this has happened to her. You are responsible for this." And so our sister Josephina, she was elated, and I had to bear the brunt for the rest of my life, because whenever she saw me, she used to go on praising my mother. Well, to my utmost satisfaction, and I loved it. So she said that this should be the attitude of a parent. Now you may ask as to why I narrated this, right? It's a very personal experience. I wouldn't have. I wanted to
tell you the tripartite relationship of a parent, the student, and the teacher, right? There should be an understanding. Now, why I am emphasizing on this, that also I'll tell you later. After I passed out from the school, joined profession, this and that, I met another sister on somewhere we met. So I said, sister, don't you think the discipline which we had earlier has deteriorated? She told me, in your times, the parents were cooperative. They would realize as to why the teachers are being strict. Teachers do not have any animosity or enmity towards a child. Their first and foremost objective is the development of the student, because after a certain period of time, students are out of the school. There is no teacher-student relationship per se. If not, both the parties want to continue with it, right? So that is not there. If a child is scolded, gets back home, complains, the mother or the father, they come to the school and say, why have you scolded my child? Why have you done this? Why have you done that? That freedom is not there. That we also feel your child to be our child is not there, right? That is perhaps something you need to inculcate. You need to make them understand. Because of course, I'm talking about 80s and 90s when we were in school. Now, lots of water has passed down. Things have changed. Attitude has changed. Thought process has changed. But it is the bounden duty, right? Not to only organize Ma Beti Mela. It is very innovative. But again, now, today I was very happy because of Mr. Samrat Roy. When I was a district judge of the West Midnapur, Paschim Midnapur, it's a district. He came there as a DLSA secretary. Initially, he was not interested because after functioning as a judicial magistrate in the court, when he came there, a bit reluctant, But I can now today, after the manner in which he explained you the essence of legal services, can take the credit and also the pride in enthusing in him, the importance of legal services. And if you get in touch with him, he probably will relate to you the number of instances where I had been instrumental in safeguarding the girl child and the manner in which we used to do. And they had a phrase for me. So they would come up every time and say, Chamatkar ko namaskar. Something which they wouldn't have even thought of, that we can get this job done in this manner. And when Madam was speaking of DCPU, we had those officers there. Anything they would face, any problem they would face, the first person they would run to is the district judge, not the district magistrate or the police. So instantly he would come to me. So we had a wonderful time. But what I really mean to say is that please instill this in the mothers in every school that you must be having legal aid clinics. Just find out whether the legal aid clinics are there. You should call them, right? Intermittently, regularly. And tell them, educate them not to differentiate between their children. Gender equality is something which is very important, so that a parent should not create any distinction between a girl child and a boy child, right?
Now you talk about the mental health, you talk about the suicide, right? Rates. I can tell you for guarantee, the abuses, the distinction that is made comes from a family first, from the family members in most of the cases, outsiders later on. So that environment of protection should be there in the house itself, right? The child must be comfortable, friendly with the mother first, to go and share her feelings with the mother. Then it moves on. Then comes the teacher. In the school also, we know all the teachers are not equal, sorry for saying this. Some would go on picking out the faults in front of others. Don't do that. If you really want to say anything or scold a child, take her away in isolation, tell her. Because, you know, there is a difference in generation, right? At our times, the media wasn't so active. We were not aware of what is happening. Now, within a fraction of a second, things flare up, right? And बच्चे, लड़कियां जो हैं, हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? ओके? आप लोग थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना, है ना? स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करना. हम लोग क्या करते थे पता है? स्कूल के बाद, घर जाने के बाद, फिर हम लोग खेलने निकल जाते थे. इसके घर में, उसके घर में दौड़ना, भागना, ये करना, वो करना. फिर जिसके हमारे घर में कोर्टयार्ड बड़ा था, वो हमने बैडमिंटन वाली जो नेट होती है ना, वो लगा लिए थे, वहीं पे खेलते थे. कहीं कहीं लोग आके खेलते थे. तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग हो गया स्कूल, हर चीज खत्म, मोबाइल पे अपना स्क्रीन टाइम देख रहे हो. इससे क्या होता है? ना आपकी दोस्ती बढ़ती है, ना आपको किसी और की, ये जो अभी हम बैठे बैठे सोच रहे थे, आयरन की कमी है ना, आयरन की कमी की वजह से आप लोगों को मेडिसिन दिया जाता है. आपको पता है आयरन बॉडी में कौन सा चीज अब्सॉर्ब करता है? बताओ, मालूम है? विटामिन सी, राइट? अगर विटामिन सी नहीं मिलती तो बॉडी में जो आयरन होता है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है. मालूम? किसको मालूम है? अच्छा, ऑक्सीडेशन किसको मालूम है? बताओ. फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? बोलो, मालूम है? बीएमआर क्या होता है? हाँ हाँ, डीएनए टूटती कैसे है? ग्लूकोज मिलता कैसे है? अपने को ना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. और आप अगर कमरे के अंदर बैठ के अपना मोबाइल घिसते जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. मिलेगी नहीं ना. तो ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है. ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होता है? कि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए. आपका ब्रेन जब फंक्शन करेगा ना, बॉडी का हर पुर्जा काम करने लगेगा, और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो आप लोगों को दिया जाता है, उनकी अब्जॉर्प्शन होगी. तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सबको, स्क्रीन टाइम कम करो, एक दूसरे से मिलो, बातें करो, घूमो फिरो, खेलो. स्कूल में टीचर्स को भी ले लो. हाँ, इतनी सुंदर सुंदर जो टीचर्स बैठी है, उनका भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा. समझे ना? उनको बोलो हमारे साथ खेलो. तो टीचर्स का भी फेसबुक और वो जो सारी का वो जो नोटिफिकेशन आता है, वो सब देखना बंद हो जाएगा, और तुम लोग भी खेलोगे. है ना? तो सब मिलके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो. हर कोई बंदा दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखो. अगर आप देखोगे कि कोई बंदा आपसे अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करो. ऐसा ना कि उसको एनवी करो, उससे जेलसी करो कि भैया ये तो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हम इसको काट डालें. ऐसा नहीं होता है ना.
आप लोग क्या करते हो? कोई अगर अच्छा काम करे उसके बारे में जाके चुगलखोरी करना चालू कर देते हो, करते हो ना? कोई ना नहीं बोल सकता है, करता है। तो ये मत करो। क्या पता अगर आप वो एफर्ट डालोगे तो शायद उससे भी आप आगे निकल जाओगे, उससे भी अच्छा काम आप कर सकोगे। तो टीम वर्क बना के चलो। हर कोई अपने आप को, ये मत सोचो कि हम दूसरे से कम है। कोई किसी से कम नहीं होता। भगवान ने है ना हर किसी बंदे को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिया है। अगर वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है तो उसी से बलबूते पे खड़ा उतरेगा। यू नीड नॉट बी जेलस ऑफ एवरीबडी। और किसी की बुराई मत ही करना। अगर कोई आपको बुरा कहे ना, उल्टा उसको बुरा मत बोलो। Don't try to defend yourself. Don't try to justify yourself. That is demeaning. You should never do as a girl. I again tell you all, I implore to all of you, try to maintain your own dignity in yourself. The world can't do anything to you. Let me tell you this. अपने आप को किसी से कभी भी छोटा मत समझना। अपना गर्व किसी को मत दिखाना। That is wrong. अपने पे भरोसा रखो। अगर कोई बोलता है ना, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, होगा नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हम तुम्हारे बाप का तो खाता नहीं है। हाँ, अगर मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा भैया। हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना ही करेगा। तो क्रिटिसाइज जो करता है उसको करने दो। बोलो जयराम जी की अल्लाह तुम्हारा भला करे। राइट? सो रिस्पेक्ट women. Respect your friend, respect your sister, respect your mother, respect every individual in your life, irrespective of gender. Right? तो अपने आप में भरोसा लाओ। ये मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। Your God, I'm not a religious person, but I am extremely spiritual. Right? In that essence, I'm telling you, don't ever think that you are in any way weaker than any other person, be it a man, be it a woman. Be happy with what you have, right? I wish all of you a wonderful, wonderful, wonderful life. इस अवसर पर छात्राओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी की और अपनी जिज्ञासाओं एवं सुझावों को साझा किया, जिसने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया। अंत में उमा देवी ने सभी अतिथियों एवं आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। It's my privilege to offer vote of thanks for this Insight Sensitization program. First of all, with profound respect and sincere thanks to our distinguished chief guest, my Lord, Honorable Justice Shampa Sarkar, Chairperson of the Juvenile Justice Committee, High Court at Calcutta. Thank you, ma'am, for honoring us with your presence and sharing such valuable insights. Your inspiring words have truly set the tone for today, motivating each of us. We are immensely grateful for your time and for gracing this special occasion. Thank you, ma'am. I extend my sincere appreciation to Honorable Justice Ananya Bandopadhyay, Honorable Justice High Court at Calcutta, for your kind words. My heartfelt thanks, which have been guiding light to make today's event a success.